इन डेप्यूटीज को कभी इल्म नहीं होता कि अगला दंगा कब हो जाए। मैं कह रही थी मुझे हाथ मत लगाओ। नहीं, जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो पागल हो जाते हैं, जब हम उनकी तलाशी लेते हैं तो मजीद बरहम हो जाते हैं। दहशत की कतार में मुस्तकिल खड़े रहना, नशे के आदी और जहनी बीमार अफराद में घिरे रहना। मैंने कहा घुटनों पे झुक जाओ। जो खेल ये खेलते हैं उसके लिए हमें वक्त नहीं मिलता। रुको भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, सीधे खड़े रहो। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। ये वो जगह है जहाँ सजा और जुर्म एक दूसरे को काटते हैं। ये है काउंटी जेल। जुमे की रात 9 बजे है। सीधे खड़े रहो। हफ्ते का इख्तिताम दरअसल पोर्टलैंड ऑरेगन में आगाज है, लेकिन मिलेटनुमा काउंटी के हिरासती मरकज में ये पार्टी का वक्त नहीं है। ये ऑफिसर गली कूचों से खतरनाक मुजरिमान का सफाया करने वाले हरावल दस्ते में शामिल है। आखिरी बार तुमने ये कब किया था? अपने हाथ काउंटर पे रखो, अपने पाँव पीछे करके मैट के किनारे पर रखो। कोई हथियार, नोकीली चीज या मंशियात है? नो। आज रात पोर्टलैंड शहर में गिरफ्तार होने वाले हर फर्द की यहाँ बुकिंग कर दी जाएगी, ख्वाह वो चाहे या न चाहे। मुझे हाथ मत लगाओ। मैं कह रही थी मुझे हाथ मत लगाओ। नहीं। नायबीन के लिए इन मुजरिमों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वो गुस्से में बिफरे हुए होते हैं। जैसे कि ये जवान लड़की जो गिरफ्तार हुई है अपने दोस्तों और कुछ अजनबी लोगों को हिरासा करने के जुर्म में नशे की हालत में। ऑफिसर्स के लिए चैलेंज है हर मुजरिम को कंट्रोल करना। ये टूट जाएगा। ये एक खतरनाक नौकरी है क्योंकि यहाँ बहुत से मुजरिम न सिर्फ तशद्दुद पसंद हैं बल्कि नशे के आदी और जहनी बीमार भी हैं। हर रात मुख्तलिफ होती है। शिफ्ट के आगाज पर आप ये पेशन गोई नहीं कर सकते कि रात कैसी होगी। मेरा मतलब है हमें ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। पुरसकून रात भी हो सकती है, हमें कोई मसला नहीं होगा। और फिर बाज़ औक़ात हमें कोठरियां भी भरनी पड़ती हैं। रोजाना इस काउंटर से सैकड़ों अफराद को गुजरते देखना उसका मामूल बन गया है। काउंटी जेल मुल्क की मसरूफ तरीन जेल है जहां हर साल 45,000 अफराद की बुकिंग की जाती है। अपने हाथ काउंटर के किनारे पर रखो, अपने पाँव मैट के किनारे पर रखो, पीछे इनको फैला लो। ब्लडसू और दीगर नायबीन को मुस्तकिल होशियार रहना जरूरी है। जेर हिरासत अफराद की तस्वीरें खींचने के दौरान बाकी सब एक बड़े खुले हल्के में दीगर कार्रवाइयां मुकम्मल करवाते हैं। ये एक वेटिंग रूम की तरह है। अलग बस ये है कि ये नशे में गाड़ी चलाने वालों से लेकर चोरों और जदोकोब करने वाले मुलजिमों से भरा पड़ा है। हैरतअंगेज तौर पर उनको हथकड़ियां या किसी और किस्म की पाबंदी में नहीं रखा गया। ये पॉलिसी का हिस्सा है ताकि बुकिंग के दौरान बनने वाले दबाव को कम किया जा सके। हाय, कैसे हो? लेकिन जेर हिरासत अफराद में 2/3 से ज्यादा नशे के आदी हैं और ज्यादातर क्रिस्टल मैथ के शैदाई हैं। ऐसा नशा जो नफ्सियाती अबतरी पैदा करता है। जूते उतार रहे, बस जूते और कुछ नहीं, सीधे खड़े रहो। इनमें से कोई भी किसी भी वक्त फट सकता है और किसी ऑफिसर पर हमला कर सकता है, जैसा कि शिफ्ट सार्जेंट गोटन ये सब अच्छी तरह जानती है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिक्योरिटी के खास लेवल को बरकरार रखा जाए क्योंकि इन लोगों को कैद करने के लिए हमारे पास पिंजरे नहीं हैं। ये सब खुले रहते हैं। खुली जगह पर इनको रखा जाता है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सार्जेंट गोटन और दीगर डेप्यूटीज हमा वक्त गैर मुसल्लह रहते हैं। इस तरह कोई हथियार कभी गलत हाथों में नहीं जाता। ये खुद को अपने हवास कायम रखकर और किसी भी किस्म की मज़ाहमत के खिलाफ सिर्फ बर्दाश्त के साथ ही महफूज रखते हैं। यही चीज उनको नुकसान से महफूज रखती है। अवामी जगह पर शराब नोशी के बाइस मैं यहाँ आया हूँ। मैं नहीं जाने वाला। सरेआम शराब पीने के जुर्म में मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, सीधे खड़े तो हो। सड़क के साइड में खड़े होकर पीछे मुड़ करो। दूंगा मैं। छोड़ो, जल्दी सीधे छोड़ दो, सीधे हो। छोड़ो मुझे। ओके, मैं सब छोड़ता हूँ सब। हाँ, ओके। ये जहन्नुम है बेटा। जब लोग जेल में आते हैं उनको हिरासत में लिया जाता है तो पागल हो जाते हैं। जेल में आने पर वो गुस्से में भरे हुए होते हैं और जब वो यहाँ आते हैं और हम उन पर पूरी तरह चढ़ाई करते हैं तो उनको और भी गुस्सा आने लगता है। जब कैदियों के साथ जिस्मानी मुठभेड़ की बात आती है तो बुकिंग काउंटर गालिबन ऐसी जगह है जो हर वक्त भरी रहती है क्योंकि वो यहाँ आकर खुश नहीं होते। वो बहुत ज्यादा नशे में होते हैं और वो मदहोश होते हैं। मैं सड़क के साइड पे बैठकर बियर पी रहा था और तुम लोग मुझसे ऐसा सलूक करते हो। पोर्टलैंड में मंशियात की भारी तिजारत के बाइस सार्जेंट गोटन और उसके नायबीन के लिए काम की शिद्दत में इजाफा हो गया है।
اگر ایسا قیدی ہو جو آپ کے ساتھ سینہ زوری کرے تو آپ معاملات ختم کرنے میں پہل کریں، فوراً ختم کر دیں. آپ اس خطرے پر قابو پا کر ہی ان کو محفوظ جگہ پر رکھ سکتے ہیں، اور جیسے بھی یہ کرنا پڑے یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا. کسی بھی قسم کا مقابلہ تشدد کا شاخسانہ بن سکتا ہے، ہر ایک ہی خطرے کی زد میں آ سکتا ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے کیا؟ وہ نہیں، میں یہاں تم جیسے جھریوں والے بوڑھے آدمی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. تم کو کیسے پسند آتا ہے؟ شام کے آخری پہر ان جنگجو اور گرفتار افراد کو ڈپٹی بلٹسو ایک گارڈ کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی نوکیلی چیز ہے تمہارے پاس؟ ہاں، کیا؟ میری زبان. پولیس نے اس آدمی کو لڑائی جھگڑا کرنے پر گرفتار کیا ہے. آفیسرز کہتے ہیں کہ یہ گلی کوچوں میں دنگا فساد کرتا رہا ہے. تم کہاں پیدا ہوئے؟ میں قید میں پیدا ہوا تھا. جب ہتھکڑی نکال دی جائے تو اپنے ہاتھ کاؤنٹر پر سیدھے کر کے رکھنا. تم سمجھ گئے؟ ہاں سر. ہتھکڑیاں کھولنے پر گرفتار فرد آسانی سے ادھر ادھر بھاگ سکتا ہے. نیچے بیٹھو، اپنے جوتے اتارو، ان کو کاؤنٹر پر سیدھا رکھو. یس سر. سر لیں سر. اپنی گھڑی اتار دو، اس کو کاؤنٹر پر رکھ دو. یس سر. آگے جا کر پیچھے کی قطار میں بیٹھ جائیں. حکم نہ ماننے کے ہلکے سے اشارے کو بھی یہ غیر مسلح ڈیپٹیز دھمکی ہی سمجھتے ہیں. یہ ان کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. اپنا ہیٹ اتارو، اپنے دائیں طرف والے چبوترے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. یس سر. بڑا سر پھرا ہے یار. یہ آدمی بلٹسو کو ذرا اکڑ دکھاتا ہے. میری تو ایسی کی تیسی. رکو رکو رکو. یہ ایسی غلطی ہے جس کی قیمت قید تنہائی کے لیے بنی 9 میں سے ایک کوٹری میں قید ہو کر چکانی پڑے گی. جو یہ کھیل کھیلتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اس کے اندر بہت اکڑ ہے. جب وہ یہاں اندر آیا تھا تو اس نے ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا. وہ وہاں پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی تصویر کھینچی جا سکے، اور اس نے مجھے بھی اکڑ دکھائی، اور اس نے کوئی تعاون بھی نہیں کیا. تو ہم اسے ISO 4 میں رکھیں گے. 6 بائی 9 فٹ کا یہ کمرہ رہائشی کوٹریوں کی ایک خام شکل ہے جس میں لکڑی کی صرف ایک بینچ ہے، کوئی بستر نہیں. ایسے بہت سے خود سر اور سر پھرے یہاں ہر رات آتے ہیں. قید تنہائی کی یہ کوٹریاں مستقل استعمال میں رہتی ہیں. یہ بہت عام سی چیز ہے. ایک عام رات میں ایسے 10 افراد بھی یہاں آ سکتے ہیں. وہ معاون ثابت ہوں یا نہ ہوں، حراستی مرکز ان سے مجرم کے طور پر ہی نمٹتا ہے. بکنگ کی ابھی شروعات ہوئی ہے. ہیروئن کا عادی پال لائمن ڈرل کرنا چاہتا ہے. لائمن کہتا ہے کہ وہ یہاں 32 مرتبہ آ چکا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو اپنی انگلیوں کے نشانات کیسے دینے ہیں. یہ بہت اچھا پرنٹ ہے جو تم نے خود ہی کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ دھو لو. آج ڈیپوٹیز نے لائمن کی بکنگ چوری کے الزام میں کی ہے. وہ اپنی نشے کی عادت کو جاری رکھنے کے لیے کپڑے چوری کر رہا تھا. تمام کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد لائمن کو حراستی مرکز کی اوپری منزل میں رکھا جائے گا جہاں رہائشی کوٹریاں بنائی گئی ہیں. پورٹ لینڈ کی یہ 16 منزلہ اونچی عمارت اپنے اندر 700 قیدیوں کو سموئے ہوئے ہے. یہ تعداد ریاست کے اصلاحی قید خانے سے بھی کچھ زیادہ ہے. قیدی یہاں اپنی سماعت یا ٹرائل تک قید رہتے ہیں، یا ان کی یہ سزا چند ماہ سے بڑھ کر پورے سال تک بھی جا سکتی ہے، اور یہ بہت ہی بری طرح بھری ہوئی ہے. اپنی گنجائش سے 25% زائد قیدی اس میں موجود ہیں. جیل کے 5 فلور جو کہ رہائشی کوٹریوں پر مشتمل ہیں. ان 5 منزلوں میں مجرم، سنگین جرائم پیشہ اور معصوم نظر آنے والے بھی اپنے ٹرائل کے منتظر ہیں. ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ریاست کے اصلاحی قید خانے میں موجود ہے. ہمارے پاس ایسے قیدی بھی ہیں جو ملک کے اصلاحی قید خانے کی جانب سے اپنے ٹرائل کے منتظر ہیں. ہمارے پاس قاتل، عصمت دری کرنے والے، نشے کے عادی اور نشے کی تجارت کرنے والے بھی ہیں. ہیروئن کا عادی لائمن یہاں کا تازہ اضافہ ہے، مگر اپنی کوٹری میں جانے سے قبل اس کو برہنہ ہو کر سخت ترین تلاشی سے گزرنا پڑے گا. گرین بوتھ، بائیں طرف والے گرین بوتھ میں چلے جاؤ اور نیلے تھیلوں میں سے ایک میں تمہارا نام لکھا ہوگا. نشے کے عادی کی حیثیت سے لائمن کو جیل کی کوٹڑی میں رہنے اور برہنہ کر کے تلاشی لینے سے زیادہ کسی اور چیز کا بھی رنج ہے. ڈرگ سے دوری. وہ ڈرگ سے پسپائی اختیار کرے گا جو کہ بہت دردناک اور صدمے والا عمل ہے. یہ پسپائی اس کو سنگین جسمانی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے. بڑا برا لگ رہا ہے. تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. یہ بہت برا ہونے والا ہے. ہفتے بھر پہلے میں نے نشہ کیا تھا. مجھے جیسے جسمانی بیماری ہو گئی ہے. پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر 1 ماہ میں آپ کو سب اچھا لگنے لگے گا.
बहुत से नशे के आदी इस दरवाजे से अंदर आते हैं। हिरासती मरकज के स्टाफ में एक पूरा मेडिकल यूनिट है जो कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता है। आज रात यूनिट का हदफ लाइमन को सेहतमंद रखना है। लाइमन को अद्वियात का एक कोर्स कराएगी जो कि प्रोटोकॉल कहलाता है, जो कि उसकी उस पसपाई के नुकसानदेह असरात से उसे संभालेगा। हमारे पास बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, मगर अल्कोहल से पसपाई हासिल करने वालों के लिए मखसूस प्रोटोकॉल है, और फिर हेरोइन या दीगर नशों के आदी लोगों के लिए दूसरा प्रोटोकॉल है, और ये भी बहुत मखसूस है। और ये सच पर बुनियाद कहते हैं कि दोनों किस्म की पसपाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो जो शख्स उस दौर से गुजर रहा हो उसको मजीद नुकसान से बचाने के लिए इन अद्वियात को मखसूस तौर पर देना होता है। यहाँ नीचे बाईं तरफ स्याह लकीर पर कोने पर रुक जाओ। लाइमन अब हिरासती मरकज के 6ठे फ्लोर पर मुंतकिल किए जाने के लिए तैयार है, जहां उसकी कोठरी उसकी मुंतजिर है। फिलहाल उसको सिर्फ एक बिस्तर, एक सिंक और एक टॉयलेट दिया जाएगा, और नशे का आदी होने की वजह से नशे के बगैर उसको चंद लम्हे और मुश्किल दिनों का सामना होगा। पोर्टलैंड ऑरेगन के मिलिटनोमा काउंटी के हिरासती मरकज में जुमे की एक मसरूफ रात, ऐसा सन्नाटा जैसे आधी रात गुजर गई हो। पहले यहाँ आई हो? नहीं। शिफ्ट सार्जेंट गॉटन को बहैसियत वेटरन यहाँ काम करते हुए 10 साल गुजर गए हैं। वो पार्किंग एरिया में अपनी टीम की हेड मददगार है। एक नए गिरफ्तार फर्द को बुकिंग के लिए लाया गया है क्योंकि वो बेइंतहा शराब पिए हुए था। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होश में आकर हमसे जरा सी बात कर सका। 1 मिनट रुको पैट्रिक। गॉटन इस आदमी को होश में लाने के लिए नमक सुंघाती है। बोलो। नहीं बोलोगे? ठीक है, बाहर आओ। बोलो, दवाई कौन सी ली है? नहीं। कौन सी दवा खाई है? हाँ? साथ ही एक और मुश्किल सर उभार रही है। दूसरा मुलजिम उसकी बात मानने से इनकार कर रहा है। जबान बंद करो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें इसको अभी जोरदार घूंसा मारना चाहिए। क्यों? गॉटन फौरन ही काबू पा लेती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल, मुझे मारो, मुझे तोड़ दो। मुझे जरा तुम्हें कुछ बताने दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए तो तुमको मेरी इज्जत करनी होगी, मेरे स्टाफ की इज्जत करनी होगी। ठीक, हम तुमसे वही सलूक करेंगे जो तुम हमारे साथ करोगे। ओके? ओके। जब तुम यहाँ रोते जीतते हुए आओगे तो तुमको मनफी तवज्जो ही मिलेगी। समझ गया। तुम ठंडे रहोगे तो मैं भी ठंडी रहूंगी। तुम दोबारा गुस्सा दिखाओगे तो मुझे भी फिर गुस्सा आ जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक, मैं नहीं करूँगा। ठीक है। थैंक यू मैम। अगर आप यहाँ आएंगे और बहुत तैश में होंगे तो हमारा मकसद आपको ठंडा करना होता है। जबान से किसी को काबू में करना बहुत मुश्किल है। जिस्मानी काबू पाने से पहले हमारा हदफ जबानी तौर पर काबू पाना ही होता है। सार्जेंट गॉटन और डिप्टी ब्लडसूट जैसे ऑफिसर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है। ये गैर मुसल्लह होते हैं और अल्फाज हमेशा काम नहीं करते, खास तौर पर तब जबकि मजीद और मजीद नशे के आदी आते रहते हैं। मेरे नाम की फिक्र मत करो। और अपना तैश और तशद्दुद दिखाते हैं। छोड़ दो मुझे हाथ मत लगाओ यार। छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। वो उसको अलहदा कोठड़ी में ले जाते हैं, मुझे छोड़ दो और उसकी हथकड़ियाँ खोल देते हैं। हाथ मत लगाओ यार। मगर वो मजीद चाकपा हो जाता है। भाई मुझे छोड़ दो भाई, मुझे बस। अपने हाथों और घुटनों पर झुक जाओ। समझते हो मैं तुमसे जीत नहीं सकता? हाँ, मैं तुम सबको देख लूंगा, निमट लूंगा तुम तुम सबसे। ठीक कहते हो। अपने हाथ पेट के नीचे रखो। अगर तुम हरकत करोगे तो नुकसान में रहोगे। तशद्दुद और हंगामा खेजी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेप्यूटी ब्लडसू एक टीजर अपने पास रखता है जो कि 50,000 वोल्ट का बरकी झटके देने वाला गन है, और उसको हिरासती अफसर पर आजमाया जाता है। यही वाहिद हथियार ब्लडसू का सहारा है, और ये सहारा वो तब ही लेता है जब मामलात बदतर हो जाते हैं। मगर ऑफिसर टीजर के इस्तेमाल के बगैर ही सूरत हाल पर काबू पा लेता है। डेप्यूटीज की खुशकिस्मती है कि हर कैदी इतना पुरतशद्दुद नहीं होता। आज रात पोर्टलैंड में गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से 1/3 को मामूली जराइम की दफात पर रखा जाएगा, जैसे कि आम शाहरा और अवामी जगहों पर शराब नोशी और गलत किस्म के हवाले देना, जैसे कि टिकट। यहाँ गलत किस्म के हवाले सिर्फ शनाख्त के लिए दिए जाते हैं। वो यहाँ आने वाले ज्यादातर अफराद से जरा कम साबिर होते हैं। बहुत से पहली मर्तबा आते हैं और मुजरिमों की तरह का सलूक उनको पसंद नहीं होता, और वो इस कार्रवाई से वाकिफ नहीं है क्योंकि इससे कबल वो यहाँ आए नहीं हैं। और अगर वो यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं तो ये पूरी कार्रवाई जिससे वो गुजरेंगे उनके लिए नहीं होगी, और वो इसके मुतालिक बहुत परेशान हो जाएंगे। मगर इनमें से अक्सर अब भी नशे में हैं और शराब पिए हुए हैं, और यही बात उनको नाकाबिले यकीन और काफी हद तक खतरनाक बनाती है। और ऑफिसर्स के लिए अगर सबको कवायद पता हो तो सभी महफूज रहेंगे, मगर गिरफ्तार शुदा
بزرگان کو بعض اوقات اس DUI کی تعریف سمجھنے میں کافی دشواری پیش آتی ہے۔ چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں، میں تمہاری ہتھکڑیاں کھول دیتا ہوں، تم سمجھ گئے؟ ہاں اوکے، ہتھکڑی جب تمہارے ہاتھوں سے اتر جائے تو تم اپنے ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ دینا۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھے اپنی حفاظت کے لیے حملہ کر سکتے ہو۔ تم اس کی فکر نہ کرو۔ اوکے، میں صرف کہہ رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا، مگر تم بھی سمجھ جاؤ کہ میں تم کو… دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اوکے، اپنے پیر میری طرف کر کے اچھی طرح پھیلاؤ۔ تم کسی خطرے میں نہیں ہو۔ ہاں ایسے۔ کاؤنٹر پر ہمارے پاس چاقو بھی ہیں جو آفیسر تلاشی کے دوران وہیں رکھ دیتے ہیں، اس لیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کاؤنٹر پر رکھو جب تک میں نہ کہوں حرکت مت کرنا، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پاس کیا ہے۔ اس کے بعد ڈیپیوٹی ان کی ذاتی اشیاء کو ضبط کر لیتا ہے، ان کی رہائی پر واپس کر دی جائیں گی اور ان کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے۔ یہ اس کو واپس کر دو، یہ تمہارے پاس رہے گا۔ گریس صاف کر لو۔ آفیسر اس کے فنگر پرنٹس کو اس کی شناخت کے لیے استعمال کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کہیں وہ کسی جرم میں تو ملوث نہیں۔ DUI فوری رہا ہونے والے افراد کے لیے ہے، مگر یہاں بھی کھلے بکنگ ایریا میں قواعد پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے پاؤں پر نہ رکھوں؟ اپنے پیر کرسی سے نیچے رکھو۔ اس کو بھی دیکھو گے؟ یہ بھی نوٹ کر لو۔ اپنے پاؤں اوپر نہ رکھو، یہ قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔ دیکھو جیسن، تم یہ جان لو تم غلط جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ بکنگ کی کاروائی پوری ہو جائے تو تم یہاں سے باہر چلے جاؤ گے اور تقریباً اس کے 4 گھنٹے بعد تمہاری تصویریں کھینچی جائیں گی اور پھر سب تم سے بات کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو پوری کارروائی کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، مگر ہم ان کو یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہیں اور یہ جانچے بغیر کہ ان کے خلاف کوئی وارنٹ تو نہیں ہے ان کو جانے نہیں دے سکتے۔ حیرت انگیز طور پر حراستی مرکز میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو بدلنے کے خواہش مند ہیں۔ آج رات 28 سالہ میرنڈا ہیرس نشے کی عادی کی باری ہے۔ خود کو نشے کی عادی ثابت ہونے کی دفعات سے بچانے کے لیے حال ہی میں اس نے ڈرگز کے علاج گھر میں داخلہ لیا تھا، مگر اب اس کو باہر نکال دیا گیا ہے اور عدالت نے اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ وہ خود کو نشے کی عادی تصور کرتی ہے مگر مجرمہ نہیں۔ میں صرف نشے کی عادی ہوں اور بس میں یہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ ایسے دفعات بانٹنا پڑے مجھے۔ یہاں اتنے لوگوں کے درمیان خود کو تنہا و منفرد پانا بہت مشکل ہے۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں رہنا یا آتی رہنا چاہوں گی۔ حالانکہ وہ آج رات یہاں اپنے بل پر ہی آئی ہے، ڈیپوٹیز کے لیے وہ صرف ایک گرفتار ملزمہ ہے۔ وہ ممنوع اشیاء کے لیے اس کی تلاشی لیں گے اور انگلیوں کے نشانات بھی۔ آگے جا کر اس کو صاف کر لو، وہاں جا کر پہلی قطار میں بیٹھ جاؤ، پھر تصویریں لی جائیں گی۔ اوکے، آگے جاؤ اور کیمرے کی طرف سامنے دیکھو۔ وہ اس سے پہلے آدھی درجن مرتبہ یہاں آ چکی ہے۔ اس کی 12 سال کی بیٹی ہے اور وہ بہتر مستقبل کے لیے پر امید ہے، مگر نشے کے علاج کا پروگرام عدالت کی نظروں میں اس کو اچھا بنانے کا آخری موقع بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ جج کا سامنا کرے گی تو وہ اس پر نشے کی لت کی دفعات بھی لگا سکتا ہے اور جیل میں اس کو کڑا وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ ہیرس کو جیل کی اوپری منزل کی رہائشی کوٹریوں میں اس ہفتے کا پورا اختتام گزارنا پڑے گا۔ پیر کو اس کی عدالت میں پیشی ہے، مگر درجہ بندی کرنے والا آفیسر پہلے یہ بتائے گا کہ اس کو کوٹریوں کے کس بلاک میں رکھا جائے۔ یہ اس کا کام ہے کہ ہر قیدی اور ہر خطرے کا جائزہ لے۔ وہ اپنی اور دوسروں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر ہیرس عدالت کو یقین نہ دلا سکی کہ اسے ڈرگ سے بحالی کے پروگرام کا ایک مرتبہ پھر حصہ بنا لیا جائے تو شاید وہ ساری عمر ایک مجرم کے طور پر پہچانی جائے گی۔ اوکے، اپنے چشمے اتارو۔ اتوار، اوریگن شہر کے مرکز پورٹلینڈ میں بلٹ نما حراستی مرکز، جہاں ایکشن کبھی نہیں رکتا، جبکہ نووارد یہاں آ کر زیری حصے پر بکنگ کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کئی منازل اوپر 700 کے قریب افراد قید رہتے ہیں، یا تو وہ عدالت میں سماعت کے منتظر ہیں یا اپنا وقت جیل میں گزار رہے ہیں۔ 503 دیکھ لو کیسا لکھا ہے میرے ہاتھ پہ۔ یہ جیل اپنی گنجائش سے زیادہ بھر گئی ہے، سو قابو کو برقرار رکھنا اور تشدد سے تحفظ ان کی پہلی ترجیح ہے۔ قیدیوں کے اس بہاؤ کو منظم رکھنے کے لیے کوٹریوں پر مشتمل 5 منزلوں کو چھوٹے ہاؤسنگ یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان سب کی 24 گھنٹے نگرانی یہاں لگے ہوئے سینکڑوں کیمروں سے کی جاتی ہے۔ حفاظت مقدم ہے، اسی لیے یہاں قیدیوں کو 22 گھنٹے قید میں رکھا جاتا ہے، جو کہ ریاست کی دیگر جیلوں سے زیادہ ہے۔
कैदियों की निफ से ज्यादा तादाद नशे की आदी है और उनका बर्ताव कुछ भी हो सकता है। छठी मंजिल पर मर्दों के यूनिट में स्टाफ अद्वियात तकसीम कर रहा है। पॉल लाइमन जैसे हीरोइन के आदी अफराद के लिए ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद है। अगर लाइमन हीरोइन से जान छुड़ा सका तो वो इस आदत की तरवीज के लिए दुकानों से चोरी करना भी छोड़ सकेगा और इस काउंटी पर एक भारी बोझ भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जब मैंने ये महसूस कर लिया कि मैं जेल में आ गया हूँ तो इस लत से जान छुड़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, जबकि बाहर मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे नशा मिल ही जाता। दवा का वक्त है सर। इनके पास एक प्रोटोकॉल है जो आपको नर्स रोजाना देती है। इसमें लिब्रियम कोलेंडाइन शामिल है। ये काफी मदद करती है। अब भी ये कुछ आसान नहीं है। इस छुटकारे की जिस्मानी अलामत भी मुझ पर वाज़ेह होने लगी हैं। जानते हैं, जैसे कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडे पसीने आते हैं, डायरिया, कभी जी मताने लगता है वगैरह। पता है ये सब फजूलियात इसके साथ ही आती हैं। ये अब भी वाज़ेह नहीं है कि लाइमन हीरोइन का इस्तेमाल वाकई तर्क करना चाहता है। ड्रग्स के बगैर कुछ दिन गुजारने के बाद ही वो तहरीक की अलामत जाहिर कर रहा है। कामयाबी या नाकामी, मैं इसे यही कहूँगा, मैं इन बदसूरत दीवारों को तकता रहता हूँ। ये बदनुमा जर्द मरियल रंग जो मेरी तरह नकारा है, आप जानते हैं, जैसे ये अहमक दीवारें मेरे ऊपर आ रही हैं। मैं यहाँ बैठकर 24 घंटे इनको तकता रहता हूँ और ये खौफनाक है, वाकई ऐसी है। इन सब में जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात लगती है वो यही है कि सिर्फ यहाँ बैठे रहना है। अगर लाइमन ये लत छोड़ने का अज़्म खुद से कर ले तो गली कूचों में साफ सुथरा घूमने का एक मौका उसको मिल सकता है। अगर वो बंदा ज़हनी बीमार है तो आप नहीं जानते कि बेहतर महसूस करने के लिए वो मिथाम फिटामैन का इस्तेमाल कर रहा होता है या फिर कोई और रास्ता इख्तियार करता है। ज़हनी बीमारी और ड्रग्स एक ऐसा इम्तिजाज है जो इन ऑफिसर्स या किसी की भी जिंदगी को मुश्किल बनाने का जामिन है। इस बार मैंने मुश्किल में फंसने के लिए क्या किया? मैं तो सो रहा था। सो रहे थे? तुम इमारतों के अंदर और बाहर चीखते चिल्लाते हुए लोगों को डराते हुए भाग रहे थे। आज रात आजमाइशी ऑफिसर मैथ के शदीद आदी शख्स को यहाँ लाया है जो कि मुकामी अस्पताल के लिए भी बहुत पुरतशद्दुद साबित हुआ था। हम तुमको यहाँ बिठाएंगे, तुमको सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठना होगा। 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठूंगा, छोड़ो मुझे। 1 मिनट के लिए, समझे? ठीक है? तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। वहाँ के नफ्सियात के वार्डन ने मुझे बुलाया और बताया कि मैं आकर इसको ले जाऊं क्योंकि वो इसे संभाल नहीं पा रहे। वो ऐसे ही करता रहा था, किसी काबू में नहीं आ रहा था। इसको मस्कन अद्वियात देकर पुरसकून कर दिया था। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। पोर्टलैंड के ज़हनी सेहत के शोबे के बजट में रियासत को मजबूरन कमी करना पड़ी। काउंटी जेल एक मुकामी अस्पताल बन चुका है। मैं 45 दिन तक इसको यहाँ रखना तजवीज करूँगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। अपने बर्ताव की वजह से इसको यकीनन वक्त तो लगेगा। मेरा खून चूस लो तुम, क्योंकि वो यहाँ नफ्सियाती देखभाल में रहे। मार दो मुझे। तुम दरवाजा क्यों पीट रहे हो? सीधे होकर बैठो अंदर। मुझे तुमने यहाँ पागल समझ के बंद किया है। ऐसे कैदी दूसरों के लिए खतरा तस्वुर किए जाते हैं। स्टाफ सिर्फ यही कर सकता है कि उनके तशद्दुद पर काबू पाले और उनको अद्वियात से बेहतर कर सके। जब ये ज़हनी बीमार अफराद काबू से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाते हैं तो उनको यहाँ सेल ब्लॉक 4D नफ्सियाती वार्ड में रखा जाता है। ये किसी भी रात आने वाली ज़हनी बीमारी के लिए 10 शदीद तर मामलात वाले अफराद का घर है। आपको अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। ओके? आज रात डेप्यूटी ब्लडसू इस यूनिट में अकेला काम करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस अमर को यकीनी बनाए कि यूनिट में मौजूद कैदी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए और न ही खुद को। आपको इन लोगों को पढ़ना पड़ता है। बाज़ों का ये अभी बिल्कुल ठीक है और अगले ही लम्हे पागल हो जाते हैं और आप पर कूद पड़ते हैं। सख्त ज़दोकोब करने वाले आपके स्टाफ की अक्सरियत यही ज़दोकोब का शिकार होती है। तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खाने के औकात में भी कोठड़ी के दरवाजे बंद रखे जाते हैं। ब्लडसू उनकी ट्रे एक बहुत पतले ड्रॉ से देता है। गरम गरम खाना, ये लो पकड़ो, मजे करो। और जब कैदियों को दवा देने का वक्त होता है तो वो एक नर्स को अपने हमराह रखता है ताकि कैदियों के हर अमल की हौसला शिकनी हो।
इनमें से अक्सर अद्वियात लेने से इनकार कर देते हैं, ऐसे जो वाकई जंगजू हैं, ऐसे जो लड़ने भिड़ने के बहाने तलाश करते हैं, और हम इनको दवा खाने पर मजबूर नहीं करते। इस तरह इनको रास्ता मिल जाता है। ऐसे कैदी जो खुद को जख्मी कर लेते हैं बहुत बड़ा चैलेंज तस्वुर किए जाते हैं। नशे की आदी मरिंडा हैरिस यहाँ सिर्फ मजीद एक दिन और रहेगी, अदालत की तारीख तक, मगर इंतजार बहुत मुश्किल नजर आता है। मैं कैद तन्हाई से निमट सकती हूँ, मैं इस बेहुदा खाने को भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं इस सब से निमट सकती हूँ। यही वो तमाम चीजें हैं जो मुझे पागल बनाती जा रही हैं। हैरिस कहती है कि कोकेन के नशे की लत में पड़ने से कबल वो कानून के ज़िम्नी उमूर की तालिबा थी। अब वो बाथरूम साइज की एक कोठरी में एक ऐसी औरत के साथ कैद है जिसके जराइम के बारे में उसको इल्म तक नहीं। उसका वाहिद मशगला सिर्फ सोना है, पढ़ना और रोजमर्रा की थोड़ी सी तफरी है। ओके ख़वातीन, रात के खाने का वक्त, अपने दरवाजे खोलें, बाहर आए और अपनी ट्रे उठा लें। खाने के वक्त हैरिस के पास खाना खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। ये मेरा खाना है, हमें एक टुकड़ा गोश्त और एक टुकड़ा केक भी मिला है। मुझे सब्जियों की कमी लग रही है, ये खाना अब भी बकवास है, और नमक और मिर्च के बारे में तो यहाँ किसी ने सुना ही नहीं है। हाँ, ये सिर्फ घटिया खाना है। कल सुबह हैरिस जज से पूछेगी कि वो उसको दोबारा इलाज घर में जाने की इजाजत दे, बावजूद इसके कि इससे कबल कई मर्तबा उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। वो इस प्रोग्राम के सख्त उसूलों से नबर्द आजमा नहीं हो सकती थी, मगर वो एक और मौका चाहती है। मैं इस कैद से दूर जाने की कोशिश में हूँ। आप जानते हैं, अगर मुझे इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया तो फिर मुझे आजमाइशी दौर में भेज दिया जाएगा, मतलब जेल में मजीद रहना पड़ेगा। मुझे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड हमेशा मुजरिमा का रहेगा। मैं इसे निमट नहीं सकती, इसका हल नहीं है मेरे पास, और कानून के ज़िम्नी उमूर की तालीम के हदफ में यही असल रुकावट है। अगर वो अदालत को ये यकीन दिलाने में कामयाब न हो सकी कि वो अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए तैयार है, तो शायद उसका मुस्तकबिल सलाखों के पीछे ही हो। अपने पाँव फैला लो। पोर्टलैंड काउंटी के हिरासती मरकज में इतवार की रात को ग्रेवयार्ड की शिफ्ट बहुत ज्यादा मसरूफ है, क्योंकि चंद कोठरियां हैं और नए कैदी बहुत ज्यादा हैं। वेटिंग रूम और जेल बुरी तरह भर गए हैं, और शिफ्ट सार्जेंट गॉटन कुछ ऐसा करने का इरादा रखती है जो कुदरती फेल नहीं लगता। कुछ कैदियों को जाने की इजाजत। ओके, 673 कैदी बिल्डिंग में मौजूद हैं, और हमने एक फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दिया है। एक मर्तबा हम इन लोगों को रिहाई देंगे तो हमारे पास मजीद कमरे नहीं होंगे, और फिर हम अपनी तादाद से ऊपर आ जाएंगे। तो अगर हम तादाद से ऊपर चले गए तो फिर बस तादाद से ऊपर ही चले गए, इसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और हम इन तमाम अफराद को रिहा कर रहे हैं जिनको हम समझते हैं कि रिहाई के बाद वो मुआशरे के लिए खतरा नहीं बनेंगे। खड़े हो जाएं, अपने कामों में लग जाएं। बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से गॉटन मजबूर है कि बहुत से गिरफ्तार अफराद को रिहा करके गली कूचों में जाने दे। ऐसा अक्सर होता है, सो इससे निमटने के लिए जेल ने एक निजाम बनाया हुआ है। उसको मैट्रिक्सिंग कहा जाता है, और ये ऑफिसर्स को ऐसे कैदियों को जांचने में मददगार साबित होता है जो अवाम के तहफ्फुज़ के लिए सबसे कम खतरनाक होते हैं। हर एक जुर्म को एक नंबर दिया गया है। सबसे ज्यादा नंबर कत्ल के हैं, और सबसे कम नंबर बेजा मुदाखलत जैसे हल्के जराइम के होते हैं। कम नंबरों वाले कैदी पहले रिहा हो जाते हैं, कम शिद्दत वाले पहले बाहर चले जाते हैं, और ऐसे बहुत कम है। आप जानते हैं कि लोग यहाँ बेजा मुदाखलत, अवाम में शराब नोशी और नशे में गाड़ी चलाने के इल्जामात में आते हैं। ऐसे लोग काबिल जमानत रिहाई पर भी आ सकते हैं, या आजमाइशी दौर में भी। नशे के ज्यादातर आदी अफराद पर हल्की दफात लगाई जाती हैं, तो ये अफराद पहले ही रिहा हो जाते हैं। ओके जनाब, तो अपना बायां हाथ दीवार की तरफ उठा दो। आज रात सार्जेंट रॉबिन्सन ने रिहाई के लिए 12 कैदियों का इंतखाब किया है। इनमें से अक्सर नशे की वजह से यहाँ है। मैथ का इस्तेमाल, हेरोइन, मैथ, कोकेन का बेजा इस्तेमाल, और बुनियादी तौर पर यही तमाम जराइम की वजह है, क्योंकि अपनी इसी आदत के बायस ये लोग दूसरे अफराद को अपना शिकार बनाते हैं। चीजें चोरी करते हैं, दुकानों से चीजें उठा लेते हैं, नकबजनी, कार की चोरियां भी करते हैं। ऐसे डिप्यूटीज जो अपनी जिंदगियां जराइम को फैलने से रोकने के लिए दांव पर लगा देते हैं, उनके लिए उन कैदियों की रिहाई को कबूल करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत खराब सूरत हाल है। हम 11 साल से बजट के बहरान से गुजर रहे हैं जब से मैं यहाँ हूँ। ये कहना बहुत अफसोसनाक है, मगर हम इन लोगों को ही रिहा करते हैं जो हमारे ख्याल में मुआशरे के लिए कम खतरे का बाइस है। मगर यही लोग होते हैं जो बाहर निकलकर दोबारा जराइम करते हैं, जिनका असर मुझ पर भी पड़ता है, क्योंकि मैं मेल्टनोमा काउंटी में रहता हूँ और एक औसत दर्जे का शहरी हूँ। ये कब्जा वापस हासिल करते ही कारों की तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, और बाकी सब भी। दाईं तरफ का दूसरा दरवाजा जिस पर शीशा लगा हुआ है। डेप्यूटीज आधी रात के बाद तक मुंतजिर रहते हैं जबकि जेल पूरी तरह भर चुकी है, और फिर वो कैदी के जाने से कबल उसके मिनट्स लिखते हैं। किसी कैदी को जाने का अफसोस नहीं है।
یہاں انصاف ملنے کی جگہ پر ہمیں 23 گھنٹے قید رکھا جاتا ہے، جو کہ پتہ ہے آپ کو غیر انسانی سلوک ہے. آپ پاگل ہو جاتے ہیں. MCDC یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، وہ اس جیل سے نجات پا چکے ہیں. یہ لوگ ان کو لاتے ہی رہتے ہیں اور ہمارے پاس ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کاؤنٹی مسلسل ہمارا بجٹ کم کرتا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حفاظت کسی بھی فہرست میں پہلی ترجیح نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. بدقسمتی سے ہم ان قیدیوں کو واپس لوگوں کے درمیان بھیج دیتے ہیں. ہم ان کو جانے دیتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد یہ واپس یہی ہوتی ہے. میرنڈا ہیرس ذہنی بیمار تو نہیں، مگر وہ شدید تناؤ کا شکار ہے. آج نشے کی عادی اس 28 سالہ مجرمہ کے فیصلے کا دن ہے. وہ گلی کوچوں سے گزر کر عدالت میں جا کر منشیات سے نجات کے پروگرام میں دوبارہ داخلے کی درخواست کرے گی. اگر وہ جیت گئی تو وہ فوراً ہی جیل چھوڑ سکتی ہے. آج میں اپنے وکیل سے رہائی کے بارے میں بات کروں گی اور یہاں سے نکل کر پھر فیملی کے ساتھ رہوں گی. لیکن اگر فیصلہ جج نے اس کے خلاف سنایا تو اس کو جرم کی سنگین سزا ملے گی اور مستقبل میں وہ باعزت نوکری حاصل کرنے میں بھی ناکام رہے گی. کیا میں اب 1:30 بجے بھی جج مارشل کی عدالت میں جا سکتی ہوں؟ لگتا تو ہے، مجھے یقین نہیں ہے. وہاں جا کر دیکھتے ہیں. اوکے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ہیرس کی عدالت جانے سے قبل ایک ڈیپٹی ممنوع اشیاء کی مد میں اس کی تلاشی لیتی ہے. کمر میں زنجیر اور پیروں میں بیڑیاں. عدالت نے چند قیدیوں سے زیادہ کو یہاں پلٹتے دیکھا ہے. تیسرا ڈیپٹی اس کے ہمراہ کمرہ عدالت میں داخل ہوتا ہے. اوکے، اگلا کون ہے؟ آپ کیسے ہیں یور آنر؟ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ اچھی ہوں. ہمارے علم میں آیا ہے کہ مس ہیرس آپ کو یہاں آخری موقع کی بنیاد پہ لایا گیا ہے. یس سر. معالجی پروگرام میں واپس جانا ہیرس کی توقعات سے زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے. جج اپنا فیصلہ تلخ حقائق کی بنیاد پر کرتا ہے، ہمدردی میں نہیں، اور ہیرس 1 سے زائد بار یہاں آ چکی ہے. آل رائٹ مس ہیرس، گزشتہ مرتبہ 20 فروری کو آخری موقع کے باعث ہم نے تم کو چھوڑ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اب ایسے ناکام لوگوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. یس سر. اور بدقسمتی سے ہمارے ساتھ پھر یہی ہوا. یور آنر، مس ہیرس علاج کے پروگرام کو چھوڑنے کے فیصلے پر اس کا ساتھ دینے میں بہت دشواری محسوس کر رہی تھیں. استغاثہ اس کو اس پروگرام سے باہر نکالنا چاہتا ہے. تو کیا؟ اس کو واقعی علاج کی ضرورت ہے، مگر آخری موقع کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اس پروگرام میں اسی طرح دوسرا موقع دیتے رہے تو، اور مجھے ڈر ہے کہ اس مرتبہ اس کو اس پروگرام میں رکھنے کی حمایت میں نہیں کر سکتا. ہیرس آخری مرتبہ درخواست کرتی ہے. لیکن میں 28 سال کی ہوں. میں اپنا ریکارڈ مجرمہ کی حیثیت سے نہیں بنانا چاہتی. میں قانون کی ضمنی تعلیم برقرار رکھنا چاہتی ہوں اور یہ اس کو بہت مشکل بنا دے گا. وہ رہائشی علاج میں واپس جانا چاہتی ہے. ہم آپ سے صرف اس آخری موقع میں توسیع کے درخواست گزار ہیں، کیونکہ وہ اس پروگرام میں رہنے کے لیے اپنی پوری توجہ، اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں جیل میں رش لگا ہوا ہے، مگر پھر بھی ڈرگز کے معالجاتی پروگرام کی مانگ بہت زیادہ ہے. میں اسے اختلاف نہیں کروں گا کہ اس کو رہائشی علاج کی واقعی ضرورت ہے. یہ بہت تکلیف دہ حقیقت ہے. اس پروگرام میں میرے پاس 385 دیگر مریض بھی ہیں جن کو بستر کی ضرورت ہے. ملٹ نما کاؤنٹی میں 600 افراد ہیں جن کی آمد و رفت یہاں رہتی ہے، جن کو رہائشی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں سے بھاگ گئی تھی، اور اس کو یہ تیسرا وارنٹ ملا ہے. اور سب کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اس کو اس پروگرام سے خارج کر دیا جائے. اب یہ جج مارشل پر ہے کہ وہ اس کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتا ہے. میں واقعی سچ میں اس پروگرام سے نکالی نہیں جانا چاہتی. اگر ملٹ نوما کاؤنٹی کی عدالت اس نشے کی عادی میرنڈا ہیرس کو اس ڈرگ پروگرامز میں جانے دیتی ہے تو وہ مجرمہ کے ریکارڈ کو دھوکہ دے کر گھر واپس جا سکے گی. اس کا متبادل کچھ اچھا نہیں، یعنی جیل میں مزید وقت گزارنا. ہیرس جج مارشل کے فیصلے کی منتظر ہے. بدقسمتی سے ہمیں تمہیں اس ڈرگ سٹاپ پروگرام سے برخاست کرنا پڑے گا. اوہ، ہم دوبارہ واپس. جج نے اس کو پروگرام سے باہر کر دیا ہے. ہیرس کو ان ڈرگ چارج کا سامنا ہے.
जिसके बाईस वो इस अदालत में लाई गई। इसी साल जनवरी में भी आपके पास कोकीन की गैर कानूनी तौर पर मिलने की सूरत में आपको सुरवार थी। मैं इससे आगे बढ़कर इस मामले की सजा देने का फैसला करता हूँ। हैरिस सजा के फैसले के साथ कमरे अदालत से बाहर आती है। आपके लिए नेक ख्वाहिशात मिस हैरिस। शुक्रिया योर ऑनर। शुक्रिया योर ऑनर। जज ने उसको जेल में मजीद 10 दिन रहने का हुक्म दिया है। उसके बाद 18 माह का आजमाइशी वक्त। अगर हैरिस दोबारा ड्रग्स में मुलविस पाई गई तो उसको अज खुद 6 माह जेल में गुजारने होंगे। मैं वाकई सच में इस प्रोग्राम से निकाली जाना नहीं चाहती। मैं एक मर्तबा मुजरिमा बन चुकी हूँ। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। हो सकता है अब बाकी जिंदगी वो मुजरिमा के इस लक़ब के साथ ही गुजारे। ये निजाम मैरिंडा हैरिस से काफी भारी कीमत का तलबगार है। अपने हाथ यहाँ रखो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो लोग 2 कैदियों मैरिंडा हैरिस और लाइमन पाउल को गुड बाय कहने के लिए तैयार हैं। यहाँ खाना वाकई में बहुत अच्छा है। हैरिस ने अपनी सजा मुकम्मल कर ली है। अब उसके पास आजमाइशी ऑफिसर से मिलने के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त है, वरना वो मुश्किल में फंस जाएगी। ओ खुदाया, मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी इससे बाहर निकल सकूंगी। उसके बाद उसको पीओ से हफ्तावार मुलाकात करनी होगी और 18 माह तक बेतरतीब ड्रग टेस्ट भी। सुनो, क्या तुम्हारे पास लाइटर है? एक और बार वो बहकी तो इस काउंटी जेल में वापस आ जाएगी। ऐसा पहले भी उसके साथ हो चुका है। सुनो, क्या मैं ये चीजें बैग में वापस रख सकता हूँ? हाँ ठीक है, ले सकते हो। ठीक है। हद से ज्यादा भरे हुए इस हिरासती मरकज से रिहा होने वाला पॉल लाइमन जल्द ही मजीद खतरनाक जुराइम करके यहाँ आएगा। तुम्हारा वजन कुछ कम हुआ है क्या? ये एक बड़े काम की वजह से है। गुड लक। जेल में इतने कम अरसे रहकर पॉल हीरोइन से दूर रहना सीख गया है। फिल वक्त लाइमन के पास जॉब का अभी कोई जरिया नहीं है और उसको उम्मीद है कि उसकी पेरोल ऑफिसर उसको इन गली कूचों से दूर रहने में मददगार होगी। लाइमन जानता है कि हीरोइन से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। मेरा मिजाज बदलेगा और मैं यहाँ अपनी पीओ के पास आता रहूंगा और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो मुझे रहने की जगह देगी या कुछ और बंदोबस्त कर देगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर सकी तो मैं बस सड़कों पर घूमता रहूंगा और अकेले तन्हा बोर होता रहूंगा और इससे बाहर निकलने के लिए फिर नशे का इस्तेमाल करूंगा। अगर तारीख खुद को दोहराती है तो मेरा मतलब है मेरे साथ भी यही होगा। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, यही मेरी जिंदगी है। क्या तुमसे एक सिगरेट ले सकता हूँ? जबरदस्त। अगर तारीख खुद को दोहराती है और जैसा कि 80% कैदियों के साथ होता है तो लाइमन फिर आएगा। यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। यहाँ अक्सर लोग कई मरतबा आते हैं। मिलटनुमा काउंटी के हिरासती मरकज में ये अमल कभी नहीं रुकता और खतरात कभी खत्म नहीं होते। पुरतशद्दुद मुजरिमान और जहनी मरीजों के दरमियान और सदावार मुजरिमों के दरमियान सार्जेंट गॉर्टन, डेप्यूटी ब्लडसू और दीगर ऑफिसर्स अपनी जिंदगी को खतरात में डालकर और जराइम के खिलाफ लड़ने के लिए रोजाना यही होंगे। वो जानते हैं कि यहाँ से कितने ही कैदी गुजर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटी जेल की कोठरियां हमेशा भरी रहेंगी।